Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College. स्टूडेंट हम बीएससी पार्ट सेकंड की थर्ड यूनिट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की स्टडी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे कैसे किन किन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में किया जाता है और उनसे क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बच्चों, ऑक्सीकरण क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए। ऑक्सीकरण जैसे नाम से ही लगता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण कहलाता है या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण वह प्रोसेस होती है जिनमें जनरली ऑक्सीजन का एडिशन होता है। एल्डिहाइड व कीटोन्स का भी ऑक्सीकरण होता है, जिसमें से कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीटोनों की तुलना में आसानी से होता है और एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से क्यों होता है जबकि कीटोन का क्यों नहीं होता है। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना देखेंगे तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल समूह से दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ये इसके ऑक्सीकरण को आसान बनाता है और यही कारण है कि ये आसानी से निकल जाता है और ऑक्सीजन का आसानी से एडिशन हो जाता है और एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कीटोन में आप जानते हैं कि कार्बोनिल उससे दोनों एल्काइल ग्रुप ही जुड़े रहते हैं और एल्काइल ग्रुप को तोड़कर निकालना ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जो कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। तो बच्चों, आज के बाद आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से क्यों हो जाता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से क्यों नहीं होता, तो आप बता सकते हैं कि इसे हम इनकी स्ट्रक्चर के आधार पे, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे बता सकते हैं। एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसानी से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इनके उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड जैसे काफ़ी वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीडेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन KMnO4 या K2Cr2O7 के द्वारा एसिडिक कंडीशन में कराया जाता है तो एसिड की हमें प्राप्ति होती है। इसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन, जो कि क्षारीय कॉपर सल्फेट, बेसिक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उससे भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये एसिड में बदल जाता है। आप देखिए ये रिएक्शन, ये एसिड में बदल गया और जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में बदलकर लाल रंग का प्रेसिपिटेट दे देता है। तो ये एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा भी हो सकता है। इसके अलावा टॉलिन रिएजेंट क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, इसका जो विलयन होता है उसे टॉलिन रिएजेंट कहते हैं। इनके द्वारा भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। आप इसका सीक्वेंस देखेंगे कि रिएक्शन क्या होती है। टॉलिन रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हो गया टॉलिन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से ये हमें रिएजेंट मिलता है जो कि बेसिक मीडियम में ये बना लेता है। जब इसकी ये डिसोशिएट होके ये टॉलिन रिएजेंट बना लेता है। अब ये टॉलिन रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से हुई तो जो सिल्वर मेटल है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है और हमें एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होके मिल जाता है। सिल्वर जो मिरर है इसका कलर सिल्वर की तरह होता है, तो इस टेस्ट का यूज़ लेबोरेटरी में एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलिन सॉल्यूशन, इन दोनों के द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। बच्चों, ये दोनों रिएक्शंस हैं वो प्रैक्टिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट कराया जाता है तो ये टेस्ट काफ़ी कराया जाता है। इसी टेस्ट के आधार पे ये पहचाना जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है दिए गए कार्बोनिल कंपाउंड में तो वो फेलिंग टेस्ट और टोलेन टेस्ट देंगे, और अगर नहीं है और कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है तो वो टेस्ट नहीं देंगे। तो इससे ये बात पता चलती है जो कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन टॉलिन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से नहीं होता, क्योंकि ये जो दोनों रिएजेंट होते हैं ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये कीटोनिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, ये रिएक्शन ना केवल थ्योरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि प्रैक्टिकल में भी आपको इस रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट यूज़ देखने को मिलेगा।
दूसरा टॉलिन रिएजेंट का यूज़ ये है कि अगर मान लो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, तो चूंकि टॉलिन रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये सिर्फ कार्बोनिल जो समूह हैं, आप देख रहे हैं इसमें, ये सिर्फ कार्बोनिल समूह को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलता है, डबल बॉन्ड को प्रभावित नहीं करता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो वो डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन कर देगा। तो अगर हमें सेलेक्टिवली सिर्फ कार्बोनिल समूह का ऑक्सीडेशन करना है, उसमें भी सिर्फ एल्डिहाइड ही का ही ऑक्सीडेशन टॉलिन रिएजेंट करते हैं, तो इसकी सहायता से हम सिर्फ कार्बोनिल समूह का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को सम्मिलित रूप से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। ये इसके द्वारा भी जो एल्डिहाइड है उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ऑक्सीडेशन कराया, ये टोटल बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, और इससे जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय उसका सोडियम सॉल्ट मिल रहा है, और बाकी क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड रंग का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो अगर दिया गया कार्बोनिल कंपाउंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ क्रिया करने पर रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, इसका मतलब है कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है, और अगर नहीं बना रहा है तो इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड कीटोनिक समूह रखता है। तो आपने देखा कि जो वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तीन है, फेलिंग सॉल्यूशन है, और टॉलिन रिएजेंट है, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ये तीनों जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन करते हैं परंतु कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की। तो अब हम बात करते हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन। हमने पीछे प्रीवियस स्लाइड में ये तो बता दिया था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड लिया जाए तो जो कार्बोनिल समूह के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाता है और इसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो बच्चों आई बात समझ में, अगर हमें कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराया तो हमें एसिटिक एसिड CO2 और H2O की प्राप्ति हुई। इसी तरह एसिटिफेनोन का KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया तो बेंजोइक एसिड H2O और CO2 मिला। तो ये हो गया कि आपको एसीटोन का ऑक्सीडेशन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करा रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर हम साइक्लिक कीटोन लेते हैं जिन्हें कि चक्रीय कीटोन कहा जाता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेनॉन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉन का ऑक्सीडेशन कराने पर एडिपिक अम्ल जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हैं, तो हमें चक्रीय कीटोनों के ऑक्सीडेशन से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होती है। ऑक्सीडेशन होने के लिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है उसके लिए सबसे पहले जो कीटो फॉर्म होती है वो इनॉल फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। आप देखिए कि ये कीटो फॉर्म है, इसकी ये दो संभवित इनॉल फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म पहले इनॉल फॉर्म में परिवर्तित होती है, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन परिवर्तित हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका निर्धारण एक रूल के द्वारा किया जाता है जिसे पोपाफ रूल कहते हैं। पोपाफ रूल ये बताता है कि जब एक एसिमेट्रिकल कीटोन हो, मतलब असममित कीटोन हो, कार्बोनिल ग्रुप से जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग हों, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो ये नियम पहला, तो इस नियम में पहली बात तो ये कही कि CO समूह के उस तरफ का CO बॉन्ड बंद टूटता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो आप देखिए आपके सामने ब्यूटेनॉन एग्जाम्पल है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अगर मैं इधर देखूँ तो 3 है, और अगर मैं इस साइड देखूँ तो 2 हैं। तो किधर कम हुए, अपने ये वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कम है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जहाँ CO है वहाँ तो आप OH जोड़ के एसिटिक एसिड बना देंगे, और जो बचे हुए जो 2 कार्बन है इसमें से जो
कार्बन है, एक्सट्रीम वाला कार्बन है, उसे भी COH ग्रुप में बदल देंगे, तो हमें एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कम है वहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे। जो बचा हुआ है CO जो बच गया है उससे तो आप OH जोड़ देंगे, और जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है उसका जो लास्ट वाला कार्बन है उसे COH ग्रुप में बदल देंगे। तो इस वजह से हमें ब्यूटेनॉन से 2 एसिटिक एसिड मिले। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है। आपको दे देते हैं कोई भी एक कीटोनिक समूह कीटोनिक कंपाउंड दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हैं। अगर आपको पोपाफ रूल नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते हैं कि दिया गया कीटोन कौन कौन से अम्ल का निर्माण करेगा। तो आपको पोपाफ रूल अच्छे से पता होना चाहिए। पोपाफ रूल में फर्स्ट चीज़ ये है कि असममित अगर कीटोन है तो जो जिस तरफ अल्फा हाइड्रोजन कम है वहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अब बात आती है दूसरे रूल की। मान लो कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है बराबर, तो अब आप क्या करेंगे? आप देखिए 3 हेक्सेनॉन एग्जाम्पल में, यहाँ और यहाँ मैं अल्फा हाइड्रोजन देखूँ तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अल्फा हाइड्रोजन की 2-2। तो जब दोनों तरफ 2-2 है तो आप पहले जो नियम है उसके आधार पे कंपाउंड को नहीं तोड़ सकते हैं। तो दूसरा नियम हमें अप्लाई करना पड़ता है। CO समूह उस एल्काइल ग्रुप की तरफ रहता है जहाँ कार्बन की संख्या कम होती है। अगर मैं यहाँ पे जो दोनों एल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन की संख्या देखूँ तो यहाँ तो 2 है और यहाँ पे कितनी है बच्चों? 3 है। तो जहाँ कम है CO ग्रुप वहीं रह जाएगा। तो यहाँ की तरफ रहना चाहिए 2 कार्बन की तरफ, तो बॉन्ड ये वाला टूटेगा, CO ग्रुप इस तरफ रह जाएगा, तो इससे तो बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। और ये वाले समूह में आपको पता है जो लास्ट वाला कार्बन है उसे COH ग्रुप में बदल देना है, तो दूसरा भी प्रोपियोनिक एसिड मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरे नियम का यूज़ करना है। अगर दोनों अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बराबर हैं तो उस तरफ का बॉन्ड तोड़ना है जहाँ पे CO को उस अल्काइल ग्रुप के साथ रखना है जहाँ पर कार्बन की संख्या कम है। तो इस जो 3 हेक्सेनॉन एग्जाम्पल है उसमें दूसरा पॉसिबिलिटी बताई है जो कि नहीं होती है। इसके आधार पे एसिटिक और ब्यूटेनोइक एसिड मिलने चाहिए थे, परंतु ये नहीं होता है। इस रूल के हिसाब से इस तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जहाँ पे कार्बन कम है CO को उस तरफ ले जाइए। तो ये हो गया दूसरा नियम। तो बच्चों ये 2 पोपाफ के 2 नियम हैं, उस आधार पे ही आपको कीटोनिक समूह को तोड़ना है। अब हम कार्बोनिल में के ऑक्सीडेशन में हम सेलेनियम ऑक्साइड का रोल देखते हैं। बच्चों सेलेनियम ऑक्साइड जो कि SeO2 होता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो जो कार्बोनिल समूह के पास वाला एल्काइल ग्रुप होता है, चाहे वो CH2 हो या CH3 हो, वो ऑक्सीडाइज होके CO ग्रुप में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं एसिटल्डिहाइड है, इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन करवाया SeO2 की प्रेजेंस में तो इसके पास वाला एल्काइल ग्रुप ये है CH3 ग्रुप, इसका ऑक्सीडेशन हो गया CO ग्रुप में, तो हमें ग्लाइऑक्सेल मिला या डाइकार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो ये हो गया डाइकार्बोनिल कंपाउंड। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये ब्यूटेनॉन एग्जाम्पल है। ब्यूटेनॉन एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ये वाला और ये वाला। अगर CH2 और CH3 2 एल्काइल ग्रुप आपके सामने आ जाए तो आपको किसको ऑक्सीडाइज करना है, किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रखनी है? CH2 ग्रुप की। तो देखिए ये वाला ग्रुप CO ग्रुप में बदला और आपको ब्यूटेन डाइओन मिला, तो प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा होगी? CH2 की हमेशा CH3 से ज़्यादा होगी। तो इस एग्जाम्पल को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिए। इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास CH2 या CH3 ग्रुप हो तो CH2 ग्रुप की प्रेफरेंस आपको ज़्यादा रखनी है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए साइक्लोहेक्सेनॉन का एग्जाम्पल। साइक्लोहेक्सेनॉन के ऑक्सीडेशन से SeO2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन से साइक्लोहेक्सेनॉन डाइओन का निर्माण होता है। तो ये था सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन पहली बात तो किसकी प्रेजेंस में होता है? पर एसिड्स की प्रेजेंस में होता है।
पर एसिड की प्रेजेंस में जब एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं और कीटोन जो है वो एस्टर का निर्माण करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये ऑक्सीडेशन देते हैं, किसकी प्रेजेंस में देते हैं, पर एसिड्स की प्रेजेंस में देते हैं। एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन क्या बनाते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड एल्डिहाइड का जब पर बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी तरह जब कीटोन में एसीटोन का ऑक्सीडेशन हमने पर एसिड की प्रेजेंस में कराया तो मिथाइल एसीटेट ने मिला, जो कि एक एस्टर है। तो ये आपने दो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देखे कि किस तरह से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन एस्टर में बदल रहा है। ये जो ऑक्सीडेशन है ये बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कहलाता है। बच्चों ये ऑक्सीडेशन है वो कीटोन की दृष्टि से काफ़ी उपयोग है, क्योंकि इससे हमें कीटोन से सीधे क्या मिल जाते हैं, एस्टर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोफेनोन से क्या मिल रहा है, फिनाइल एसीटेट। तो अगर आपको कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करना है, आपने पहले जो ऑक्सीडेशन देखे थे उसमें कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहे थे, लेकिन बेयर विलीगर उसमें क्या होता है, कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कीटोन के लिए ये ऑक्सीडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैकेनिज्म में सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन पर एसिड से होती है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ये पर एसिड है, इसकी रिएक्शन हुई। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये पर एसिड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, ठीक है। इसने जो दो ऑक्सीजन है, पर एसिड में दो ऑक्सीजन होते हैं, जो सबसे लास्ट वाला ऑक्सीजन होता है उससे अटैक करता है पहली बार, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो कार्बोनिल समूह से जुड़ा रहता है, जबकि कार्बोनिल समूह क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरह काम करता है। तो दोनों ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला ऑक्सीजन। तो इस वाले ऑक्सीजन से यहाँ पर अटैक होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनती है और ये इंटरमीडिएट का निर्माण हो जाता है। तो ये सिंपल एक इंटरमीडिएट बन गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस जो इंटरमीडिएट बना इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, इससे H+ जुड़ जाता है। H+ कहाँ जुड़ा, इस वाले ऑक्सीजन पे आके H+ जुड़ जाएगा। ये देखो ये H+ जुड़ गया। तो सेकंड स्टेप में क्या हुई, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट बना, इसका प्रोटोनेशन होके हमें ये मिल गया। अब बच्चों थर्ड स्टेप जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसमें क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनमें से एक एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है अपने पास वाले ऑक्सीजन पे। तो ये बॉन्ड टूटा और ये एल्काइल ग्रुप इस पास वाले ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है। तो अगर ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पहली बात तो, ठीक है। ये ग्रुप इससे जुड़ जाता है और ये वाला भी बॉन्ड टूट जाता है और ये एसिड के फॉर्म में अलग हो जाता है। मैं वापस दिखा देती हूँ, दो बॉन्ड टूटते हैं, पहली बात तो ये और ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट के जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने पास वाले ऑक्सीजन पे चला जाता है और यहाँ पे क्या होता है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, अगर दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटता है और ये R कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में अलग हो जाता है, तो ये जो हुई RCOH अलग हो गया, तो ये जो थर्ड स्टेप हुई इसके द्वारा हमें ये इंटरमीडिएट मिल जाता है, जो कि एक आपको कार्बोकेटाइन के रूप में दिख रहा है। फिर इसमें क्या होता है, H+ निकल के फाइनली एस्टर का निर्माण कर लेते हैं। ये H+ चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और एस्टर का निर्माण हो जाएगा। बच्चों बहुत ईजी मैकेनिज्म है, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड पे पर एसिड का न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक होता है, इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट पे प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोन जुड़ गया। फिर क्या होता है, दो बॉन्ड टूटते हैं, आपको बताया मैंने कौन कौन से दो बॉन्ड टूटते हैं। एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है और एसिड निकल जाता है। फिर जो कार्बोकेटाइन बनता है उससे H+ निकल के फाइनली आपको एस्टर का निर्माण हो जाता है। इसी सेम मैकेनिज्म से आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती है। हाँ, तो इसकी मैकेनिज्म को एक बार हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। थर्ड जो स्टेप होती है उसमें स्पीशीज थर्ड से RCOH निकल जाता है, जैसा कि मैंने बताया था। उसी समय कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप, ये देखिए आप, कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप
चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, यहाँ इस केस में एराइल ग्रुप है क्योंकि C6H5 है, वो अपने लॉन इलेक्ट्रॉन युग्म लेके बॉन्ड टूटा और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इसके साथ जाते हैं, उसको लेकर पास वाले ऑक्सीजन पर आ जाता है। बेयर विलीगर के जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि मिथाइल की तुलना में फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एपिट्यूड ज़्यादा होता है, मतलब विस्थापन प्रवृत्ति। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे दो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप। हमने सिर्फ फिनाइल ग्रुप को क्यों माइग्रेट किया, क्योंकि प्रयोगों द्वारा ये आया कि जो फिनाइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन करने की जो नेचर होती है, टेंडेंसी होती है, वो मिथाइल ग्रुप की तुलना में ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की बजाय फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ और फिनाइल एसीटेट बना। अगर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करता तो मिथाइल बेंजोएट का निर्माण होता, जो कि नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट में देखा फिनाइल एसीटेट का निर्माण हुआ। इससे क्लियर होता है कि जो फिनाइल ग्रुप है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, विस्थापन प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो ये जो माइग्रेशन है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है उसकी एक लिस्ट ये दे रखी है कि अगर एच और फिनाइल है तो आप पहले एच को माइग्रेट करेंगे क्योंकि एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एच का, फिर फिनाइल का, फिर 3 डिग्री एल्काइल का, फिर 2 डिग्री एल्काइल का, फिर 1 डिग्री एल्काइल का, और सबसे कम होता है मिथाइल का। तो अगर इन दो तरह के आपके एल्काइल ग्रुप होंगे या एराइल ग्रुप होंगे तो किसको माइग्रेट करना है आपको इस जो सीरीज़ है उसके आधार पे याद रखना है। अगर हाइड्रोजन और फिनाइल है तो हाइड्रोजन को पहले करेंगे, फिनाइल और 3 डिग्री एल्काइल में है तो फिनाइल को पहले करेंगे और मिथाइल को सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से याद रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ के रूप में निकलता है। यही कारण है कि बचे हुए जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। तो ये हो गया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉर बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कैनिजारो रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड या जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होते हैं, या अगर एक एल्डिहाइड कम से कम एक एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, वो इस तरह की रिएक्शन देते हैं। तो ये किन की रिएक्शन हो गई, एल्डिहाइड रिएक्शन की। इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या फिर कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में अगर दो एल्डिहाइड अणु हैं तो एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होके वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे एल्डिहाइड का अपचयन होके वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का जब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम NaOH की प्रेजेंस में करवाई रिएक्शन, तो आप देखिए एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम फॉर्मेट बना लेता है। सोडियम फॉर्मेट एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है और दूसरा अणु जो है उसका रिडक्शन होता है और वो मेथेनॉल बना लेता है। तो आपको आई बात समझ में कि पहली बात तो कौन से एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। अगर दो एल्डिहाइड है तो कम से कम एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कौन कौन से एल्डिहाइड ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं। बेंजल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड, क्लोरल एल्डिहाइड, ये सभी कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है वो हाइड्राइड आयन के ट्रांसफ़र से शुरू होती है। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म में होता क्या है। मैकेनिज्म में आप देखिए जो एल्डिहाइड है उस पर जो बेस है उसका OH माइनस अटैक करता है और आप देखिए अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया उसने और अटैक किया, आपको ये मिल गया। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करता है और यहाँ से H माइनस के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी फॉर्मिक एसिड प्लस H माइनस। तो क्या मिला आपको, H माइनस, पहली स्टेप में H माइनस। फिर H माइनस दूसरे जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करता है क्योंकि H माइनस अब किसकी तरह व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। इसने अटैक किया तो आपको ये मिला CH3 माइनस। तो आपको फर्स्ट स्टेप में तो SCOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और दूसरी स्टेप में CH3O माइनस मिला। बच्चों CH3O माइनस एक तरीके से अल्कोहल हो गया। तो आप बताइए
कौन H+ देगा अगर एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट है? ऑब्वियसली एसिड देगा। इसी वजह से एसिड से H+ का ट्रांसफ़र हो जाता है इस थर्ड स्टेप में, और एसिड तो फॉर्मेट आयन में बदल जाता है, और जो CH3O- है वो H+ लेके मिथेनॉल में बदल जाता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? आपको आपका एसिड और अल्कोहल मिल गया। ये जो फॉर्मेट आयन है, चूंकि मीडियम में सोडियम प्लस प्रेजेंट है, तो ये सोडियम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फर्स्ट स्टेप में हाइड्राइड आयन का बनना, मतलब H- का बनना, जो कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। फर्स्ट स्टेप में तो ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड स्टेप में रिडक्शन होता है, और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र एसिड से एल्कोक्साइड आयन की तरफ होता है, जिससे कि अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये हो गई कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों, ये थी आपके एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। कई सारी हमने रिएक्शंस देखी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी रिडक्शन रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।